बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का TLH ई-लर्निंग पे। मैं हूं आकाश गुप्ता। आज हम करने वाले थर्मोडायनेमिक्स का NCERT सॉल्यूशन। 5 क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। ऐसे हर वीडियो में 5 क्वेश्चन होंगे। तो NCERT सॉल्यूशन प्लस एक क्वेश्चन सीरीज के जो क्वेश्चन होंगे अलग से, वो साथ में मिल जाएंगे आपको। थर्मोडायनेमिक्स एंड 11th की जो भी फिजिक्स होगी उसमें हम ऐसे ही करने वाले हैं। NCERT के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, प्लस जो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं या फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैंने देखा है कि एनसीईआरटी में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनका लेवल काफ़ी अच्छा होता है, बट कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं जिनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, सो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और वैसे भी आपको पता है कि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई है, और आज कोई अगर नया व्यूवर है इस वीडियो को देखने वाला तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आप बेल आइकन को क्लिक कर सकते हो ताकि आपको पता चले वीडियो का अपडेट, कब वीडियो अपलोड हो रहा है, एंड वीडियो का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप खोल के बैठ सकते हो एनसीईआरटी। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो इसको लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। आई होप आप सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन क्या है? ए गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट रेट of 3 liter per minute from 27 डिग्री सेंटीग्रेड to 77 डिग्री, मतलब 3 लीटर पर मिनट की रेट से एक गीजर है वो पानी को हीट कर रहा है, जिसका टेम्परेचर 27 से कहाँ हो गया, 27 से कहाँ हो गया, 77 हो गया, राइट। इफ द गीजर ऑपरेट्स ऑन अ गैस बर्नर, बोल रहा है कि गैस बर्नर से गीजर चल रहा है हमारा। व्हाट इज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल इफ इट्स हीट कंबशन इज, तो आपको कुछ वैल्यू दे रखी है, इतना है। तो सबसे पहले वाटर का क्या निकाल लो आप, फ्लो रेट निकाल लो कितना है ना। फ्लो रेट निकालना आता होगा आप लोगों को। जैसे आपको ऐसे बोल रखा है कि वॉल्यूम फ्लो रेट दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 3 लीटर पर मिनट दे रखा है, 3 लीटर पर मिनट दे रखा है। आपको वाटर की डेंसिटी तो पता ही है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। और वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000, कितनी है, 1000, और मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम की रेट है तो ऊपर क्या आएगा, मास का रेट आएगा। तो मास रेट क्या हो जाएगा, मास रेट विल बी इक्वल टू 1000 इंटू वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू कितना, 3000 कितना ग्राम में आएगा, किस में आएगा, ये आपका ग्राम में आएगा, और वैल्यू आ जाएगी नीचे पर मिनट, 3000 ग्राम पर मिनट। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, मास फ्लो रेट निकाल लिया। अब आप निकाल लो टोटल हीट कितनी पैदा हुई। हीट का फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने आपको बताया था। हीट कैसे निकाल सकते हैं भाई, हीट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हीट विल बी इक्वल टू एम सी या सीवी, लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए सी सीवी की वैल्यू बराबर होती है, इनटू डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर रेट है तो ये भी रेट आएगा और ये भी रेट आएगा। ये डॉट का निशान होता है, ये एक तरीके से हमारा क्या होता है, रेट बोल सकते हैं इसको। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने क्या कर रखा है, इसको डिवाइड कर रखा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3000 पर मिनट, ठीक है, ग्राम पर मिनट आ गया, इनटू सी की वैल्यू कितनी होती है, देखो वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है आपको। अच्छा, सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कितनी होती है। इसकी वैल्यू होती है 4.2, जो भी आगे होती है इसकी यूनिट, कितनी होती है इसकी यूनिट, इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर कितना, किलो जूल पर ग्राम पर केजी पर केल्विन। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर डेल्टा सेंटीग्रेड में क्या लिखेंगे, 27 और 77 का 27 और 77 का वो लिखेंगे डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आ गया, राइट। तो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको। तो काम खत्म हो गया, अब तो काम खत्म हो गया। इस किलो से किलो हटा दो, क्यों, यहाँ पर ग्राम में है, ये ग्राम में लिया हुआ है, तो इस किलो से किलो आप हटा सकते हो, तो ग्राम पर केल्विन बचेगा, यहाँ से ये कट जाएगा। पूरा सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह बचेगा, 3000 इंटू 4.2 इंटू 77 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा, डिवाइड बाई कितना, ये आया आपका आंसर जूल के अंदर पर मिनट, जूल पर मिनट आंसर आ गया, जूल पर मिनट ये आंसर आ चुका है, राइट। अच्छा, अब हमें बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये गैस बर्नर पे चल रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहेगा कि जितना हीट वाटर लेके गया
उतना ही हीट हमारे फ्यूल ने कंबशन करके दिया होगा, ठीक है। जैसे बर्नर के अंदर फ्यूल है, वो बर्न हो रहा है, उस फ्यूल ने कितनी हीट दी, जितनी हीट वाटर लेके गया। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलेगा, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन दिस टोटल हीट विल बी इक्वल टू, सपोज ये हीट आपके पास वो कितनी आ गई, आपके पास यहाँ लिखी हुई है कितनी, इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा एक बार, मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। 4.2 इंटू 50 कितना आ गया, जूल पर मिनट आ गया, जूल पर मिनट आ गया, राइट। और यहाँ पर नीचे कितनी हीट कंबशन दे रहा है, 4 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम दे रहा है। बोला 1 ग्राम को बर्न करने पे इतनी हीट निकल रही है। तो हमसे क्या पूछ लिया कि कितना ग्राम बर्न करना पड़ेगा, किस रेट से करना पड़ेगा। तो आप कर दो 4 इंटू 10⁴ कितना आ जाएगा, जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम। तो यहाँ से जूल उड़ेगा, ग्राम ऊपर जाएगा, मिनट नीचे आएगा, तो ग्राम पर मिनट में आंसर आएगा। इसको काटोगे आप पूरा का पूरा सिस्टम को, यहाँ पर 4 जीरो, ये 4 जीरो उड़ जाएंगी, ये पूरा का पूरा उड़ गया। ये मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ थोड़ा सा ये बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 15 से थोड़ा सा ज़्यादा, 15.2 के आसपास आएगा, और वो आएगा ग्राम पर मिनट में। कितना, ग्राम पर मिनट में। दिस इज आवर आंसर, ये आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, जितना हीट वाटर लेके गया उतना ही हीट बर्नर हमें सप्लाई करेगा, और किस रेट से करेगा, इस रेट से मतलब जो फ्यूल है हमारा बर्न होगा 15.2 ग्राम पर मिनट, 1 मिनट में 15.2 ग्राम्स ऑफ फ्यूल बर्न होगा, जिससे हमें हीट मिलेगी। और जो वाटर है वो 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से निकलेगा, जिसका टेम्परेचर 27 से हमने 77 कर दिया है, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। काफ़ी ये भी अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ रख देते हैं इसको। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू, बोले कितनी हीट देनी चाहिए टू, कलर चेंज, 2 इंटू 10⁻² kg ऑफ नाइट्रोजन। बोला इतने नाइट्रोजन है, मतलब 2 गुणा 10⁻², ये मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया, मास ऑफ नाइट्रोजन N2 कितना आ गया भाई, 2 इंटू 10⁻² kg, बहुत बढ़िया। एट रूम टेम्परेचर पे, टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 45 डिग्री। बोले टेम्परेचर बढ़ाना है कितना, टेम्परेचर बढ़ाना है 45 डिग्री का। केल्विन में डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप डिफरेंस ले रहे हो तो, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर, साथ में लिख लो एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। क्वेश्चन को करने की ना बहुत ट्रिक्स होती हैं, जो आपको बता रहा हूँ ना, ये ही क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगी, ठीक है। ये आ गया। मोलिकुलर मास नाइट्रोजन का इतना दे रखा है, N2 का मोलिकुलर मास दे रखा है, N2 का कितना दे रखा है, 28 दे रखा है, हम जानते भी थे वैसे, और R की वैल्यू दे रखी है, और नीचे एक आंसर, आंसर से हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या पूछ लिया, कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। हीट देने का सिंपल सा तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे कि कितना मोल्स ऑफ हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है। तो मोल्स निकाल लो, मोल्स निकाल लो, एन की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, वो होता है मास, जितना मास हमारे पास मौजूद है डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट, यही तो होता है मोलिकुलर वेट। तो आप इसको डिवाइड करोगे, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मास की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट कितना है 28, ये 28 लगा दिया आपने, राइट। इसको सोल्व करना है, जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें फॉर्मूला याद करना है, Q इज इक्वल टू कितना होगा, देखो ये मोल्स में है तो यहाँ पर मोल्स लिखेंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लिखेंगे, इनटू डेल्टा T लिखेंगे। अब ये जो Cp है ना, यहाँ पर ये Cp क्या है, ये है मोलर हीट कैपेसिटी है, ये मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा, ये निकालने का भी सिंपल तरीका होता है, मैंने थ्योरी में नहीं सिखाया, अब बताता हूँ। जैसे डायटोमिक गैस अपने पास, ये जो नाइट्रोजन है वो डायटोमिक गैस है, 2 एटम्स साथ में जुड़ते हैं तब एक स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर बनता है इसका, तो एक डायटोमिक गैस है। फॉर डायटोमिक गैसेस, यहाँ लिख देता हूँ, फॉर डायटोमिक गैसेस, जो हमारी Cp की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 7/2 इंटू R। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट। और Cv की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 5/2R। देखो आपको पता होनी चाहिए चीज, याद ही रखनी है इसको, तो कोई इश्यू ही नहीं है, इसको याद रखे बिना काम नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आगे चलते हैं, Q की वैल्यू निकाल लो यहाँ सर। Q की वैल्यू आएगी, मोल हमने ऊपर निकाल लिए, 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 28, ठीक है। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना,
मल्टीप्लाई ये 7/2r, 7/2 इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 8.314 होती है वैसे तो, ठीक है, पूरी यूनिट्स के साथ लिखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और डेल्टा टी की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से गिवन है कितना 45। इस पूरे एक्सप्रेशन को जब सोल्व करने जाओगे आंसर आएगा 12.2। क्या आएगा 12.2, किसमें आएगा ये जूल के अंदर आंसर आ जाएगा 12.2, किलो जूल में आंसर आएगा सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, काफी इजी क्वेश्चन है ये, वापस हीट का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो आप आराम आराम से ना अगर नॉर्मल बेसिक्स लगा कर भी क्वेश्चन करोगे तो हो जाएंगे। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, दिखने में टिपिकल होते हैं कभी कभी, पर होते नहीं है वो, तो ज़्यादा फिक्र मत करना आप इन सब चीज़ों की, राइट। चलो ये क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। देखो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करना अपन को। ए बोल रहा है टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 इफ ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट डू नॉट नेसेसरली सेटल टू मीन टेम्परेचर T1 + T2/2। बोल रहा है कि दो बॉडीज हैं, सपोज दिस इज अ बॉडी, ये दूसरी बॉडी है, बनाता हूं वहां पे। सपोज एक बॉडी है, एक सेकेंड, सपोज एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ए हो गई, बी हो गई, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। ये ऐसे बोल रहा है जब इनको टच किया जाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि इनका जो टेम्परेचर वो मीन टेम्परेचर पे सेटल हो। सेटल होने का मतलब इक्विलिब्रियम हो। क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं होता कि टेम्परेचर का इक्विवेलेंस कब आता है, जब हीट फ्लो होगा। इनका इक्विलिब्रियम तो आएगा, एक फिक्स टेम्परेचर पे रुकेंगे तो सही है, वो टेम्परेचर शायद T हो सकता है, और वो T की वैल्यू हमेशा हमें पता है क्या होगी, सॉरी गलत लिख दिया, वो T की वैल्यू हमेशा T1 से तो छोटी होगी और T2 से बड़ी होगी इफ T1 इज ग्रेटर देन T2। ये तो श्योर है। श्योर है क्या? नहीं, ये भी श्योर नहीं है। क्यों श्योर नहीं है? क्योंकि जब दो बॉडीज आपस में कनेक्ट की जाती है डिफरेंट टेम्परेचर, उनके अंदर हीट फ्लो होता है। क्या होता है? हीट का फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे T1 की वैल्यू ज्यादा है और T2 की वैल्यू कम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हीट जो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हीट लूज करेगी और दूसरी वाली गेन करेगी। तो यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। और एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है कि जितनी हीट लॉस करी गई, हीट लॉस्ट बाय बॉडी मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन बाय बॉडी। कितना गेन करेगा? और हीट लॉस और गेन किस पे डिपेंड करेगा? सपोज मास तो हमने दोनों का सेम कर लिया, लेकिन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हम सेम नहीं कर सकते अगर अलग अलग डिफरेंट बॉडी है। देखो लिख रखा है टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, थर्मल कॉन्टैक्ट में लाए, सपोज बी कर दिया और सी बी कर दिया और डेल्टा टी कर दिया, यहां पर इसका और यहां पर इसका। तो डेल्टा टी ए और डेल्टा टी बी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस? T1 से किसी T पे आना, T1 से किसी T पे आना या T2 से किसी T पे आना, किसी एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आना। अच्छा, वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर किस किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, इसीलिए इट इज नॉट नेसेसरी कि ये दोनों एक मीन टेम्परेचर पर सेटल डाउन हो जाए, ठीक बात है। चलो दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा ये हो चुका है। दूसरा क्या कह रहा है कि द कूलेंट इन अ केमिकल और अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, द कूलेंट इन अ केमिकल और अ न्यूक्लियर पावर प्लांट दैट इज the liquid used to prevent the different parts of a plant from getting too hot should have high specific heat। समझो क्या कह रहा है कि सपोज एक ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ऐसे बना रहा हूँ रफ, दिस इज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या काम आ रहा है? किसी ना किसी तरीके की एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, किससे? न्यूक्लियर रिएक्शन से, ठीक बात है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी तो अंदर रेडिएशंस पैदा होंगी, यहाँ पे रेडिएशंस है, हीट पैदा होगी, ठीक बात है। अब हीट है, ये वॉल्स पे जाएंगी, ये वॉल्स हैं, यहाँ पर हीट जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर साइड में कोई ऐसा मीडियम ना हो जो इस हीट को कैरी अवे कर दे, मतलब ना करे, सपोज मैंने यहाँ पर एयर रखी हुई है, यहाँ पर हीट आई, ये वॉल्स गर्म हो रही है, गर्म हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। कितने दिन गर्म होगी? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन। उसके बाद क्या होगा? एक्सप्लोजन, फट जाएगा सिस्टम। तो हमें क्या करना पड़ता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो शेल्स होते हैं वहां से हीट को कैरी अवे करना है, हटाना है वहां से हीट को। तो हटाने के लिए क्या चाहिए? हीट लॉस
और हीट गेन तो इक्वल होगा। तो कितना हीट लॉस करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा कि बाहर का मीडियम कितना हीट गेन कर रहा है ना। एनर्जी कंजर्वेशन तो यही कहता है कि जितना लॉस हुआ उतना गेन कर दो। तो ये कितना लॉस करेगा, जितना सामने वाला गेन कर सकता है। और सामने वाले का गेन करने की कैपेसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, उसकी हीट कैपेसिटी पे डिपेंड कर रही है। मास तो चलो हम कर देंगे, कितना कर दोगे, ऐसे थोड़ी है कि आप सभी कुछ ऐसा ले आओगे जिसमें मास बहुत ज्यादा है, बड़ा कर दोगे आप प्लांट को, कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा प्लांट, इकोनॉमिक नहीं रहेगा प्लांट। तो मास तो हम एक लिमिटेड तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा टी तो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली सी पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। इसीलिए प्लांट्स के अंदर जो कूलेंट्स यूज किए जाते हैं इन ऑर्डर टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट और इन ऑर्डर टू लूज द हीट into the surrounding, we are using the liquid of higher heat capacity ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट लेके जाए। ठीक बात है, ये हो गया। तीसरा देख लो, एयर प्रेशर इन अ कार टायर इंक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग। बोल ड्राइविंग करते टाइम एयर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो एयर प्रेशर बढ़ने का कारण क्या होता है, देखो जब टायर चलेगा रोड के ऊपर तो होगा क्या, फ्रिक्शन होगा। बिना फ्रिक्शन के तो चल ही नहीं पाएगा, स्लिप करेगा। तो इफ टायर इज रोलिंग ओवर अ रोड देन देयर इज अ फ्रिक्शन, ठीक है। और वो फ्रिक्शन क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। और वो हीट क्या करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगी सिस्टम का, है ना। तो अगर मैं आपको ये बताऊं PV इक्वल टू MRT, वो क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो टायर की जो वॉल्यूम है बदल नहीं सकती ना, वॉल्यूम तो उतनी रहेगी, टायर तो उतना ही रहेगा, ठीक है। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजिंग और वॉल्यूम कांस्टेंट है देन कॉन्सिक्वेंटली प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो प्रेशर बढ़ रहा है इसका, तो सी इसका आंसर रहेगा। सी का जो ये आपको रीजन बताया मैंने ये रहेगा, ठीक है। डी क्या है, The climate of a harbor town is more temperature than a town of desert at the same altitude। बोल रहा है कि जो हार्बर टाउन होता है इसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है अगर सेम एल्टीट्यूड पे डेजर्ट का लिया जाए, ठीक है, डेजर्ट का लिया जाए। सिंपल सी बात है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सेम एल्टीट्यूड ले लिया मैंने तो एक तरीके से हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम सॉरी प्रेशर तो इक्वल कर दिया, PV इज इक्वल टू MRT में प्रेशर तो इक्वल कर दिया। एल्टीट्यूड का सिंबल था मतलब है प्रेशर से, प्रेशर इक्वल कर दिया। ये क्या बोल रहा है, हार्बर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हार्बर की वॉल्यूम ज्यादा होती है, हार्बर मतलब पानी वाला एरिया ना, ठीक है। और यहाँ पर ये सब सिस्टम हो जाएगा। तो इस तरह से डी कर लेना, प्रेशर सेम करके वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है इसलिए टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन, ये है फोर्थ क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए सिलेंडर विद द मूवेबल पिस्टन कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बोला एक सिलेंडर है जिसके अंदर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक बात है। द वॉल्स ऑफ सिलेंडर आर मेड हीट इंसुलेटर, ठीक है। वर्ड है हीट इंसुलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वर्ड से हमारा क्वेश्चन होगा, इंसुलेटर। एंड द पिस्टन इज इंसुलेटेड बाय हैविंग अ पाइल ऑफ सैंड ऑन इट। जैसे कि ऐसे समझो इसको, दिस इज द सिलेंडर और ये सपोज पिस्टन है, पिस्टन है। इसको बाहर से क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया। इंसुलेशन का साइन है, फिक्स करने का भी साइन होता है ये। और यहाँ पर इस पे क्या कर दिया, सैंड रख दिया, तो इसको भी इंसुलेट कर दिया। कहने का मतलब है प्रोसेस क्या कौन सी होगी इसके अंदर, एडियाबैटिक, हीट कांस्टेंट, हीट लूज नहीं हो रही है, ठीक है। Having a pile of sand on it, ठीक है। By what factor does the pressure of gas increase if the gas is compressed to the half of its volume। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए फॉर्मूला क्या है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर गामा की वैल्यू कितनी है 1.4। तो क्या करो, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट कर दो। सपोज दिस इज द इनिशियल स्टेट और दिस इज द फाइनल स्टेट। यहां से यहां सिस्टम गया है ना, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम हाफ हो गया ना, तो इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना है V, यहाँ पर वॉल्यूम कितना है V/2। यहाँ पर सपोज कोई P प्रेशर होगा, यहाँ पर सपोज कोई P डैश प्रेशर होगा। तो 1 और 2 पे क्या लगा दो, एडियाबैटिक इक्वेशन की कंडीशन लगा दो। तो क्या करेंगे, P1V1 की पावर गामा इज इक्वल टू क्या कर दो, P2V2 की पावर गामा। सिंपल क्वेश्चन है। तो P1 की वैल्यू P है, V1 की पावर गामा की वैल्यू कितनी है, V की पावर 1.4, ठीक है, 1.4 कर दो। और यहाँ पर P2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और V2 की वैल्यू कितनी होगी, V/2 की पावर कितनी 1.4। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आएगा 2 की पावर 1.4 इंटू P इज इक्वल टू P2। तो कितने फैक्टर से बढ़ गया, 2 की पावर
1.4। वैल्यू कितनी आएगी इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्स आपकी 3/2। 3/2 की वैल्यू कितनी होती है 1.5, 1.√2, 1.4, 2 को 1.4 से करेंगे 2.8, 2.7 के आसपास आंसर आ जाएगा, 2.6 के आसपास आंसर आएगा इसका, कि अप्रोक्सीमेटेड आंसर है वैसे ये, ठीक है। तो लगभग 2.6 टाइम्स ऑफ प्रेशर बढ़ जाएगा आपका ना। राइट चलो एक क्वेश्चन और है वो कर लेते हैं, 5th क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन है इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ गैस एडियाबेटिकली फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम बनाने पड़ेंगे, स्टेट्स बनाने पड़ेंगे। सपोज एक अपने पास ऐसा सिस्टम है और ए से बी पे हमारा सिस्टम गया, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी स्टेट कहाँ पर है। तो ए से बी पर जब जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कितना होगा 22.3 दे रखा है, डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब कभी सिस्टम पे वर्क किया जाता है, सपोज सिस्टम ऐसे गया होगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और गया एडियाबेटिकली, तो ए से बी में जब ये जाएगा पहली प्रोसेस के अंदर ए टू बी जा रहा है, तब हीट के अंदर चेंज कितना हो रहा है 0, क्यों, क्योंकि एडियाबेटिक है। ठीक है, वर्क के अंदर कितना चेंज आ रहा है, वर्क के अंदर आ रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, तो -22.3 कितना आ जाएगा जूल के अंदर आ जाएगा। तो अब क्या करो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लगाओ। वो क्या कहती है, वो कहती है dq इज इक्वल टू du प्लस में dw। तो यहां से क्या निकाल लो, du निकाल लो। तो dq की वैल्यू तो 0 है, इसकी वैल्यू -22.3 है, तो कितना आ जाएगा 22.3 जूल आ जाएगा du की वैल्यू। ठीक बात है, आगे क्वेश्चन बढ़ो। इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी वाया प्रोसेस, कोई दूसरी कोई प्रोसेस होगी उससे लेके गए, इन विच द नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज 9.35, बोल रहा है कोई ऐसी दूसरी प्रोसेस से इसको लेके गए, सपोज ऐसे इस प्रोसेस को ऐसे लेके गए यहाँ पर दूसरी प्रोसेस से, तो आप बताओ कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा सिस्टम से, मतलब बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम जो होगा वो फॉर्मूले से वैसे निकल जाएगा। ठीक है, आपको लेना है कितना 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1.49 जूल, 4.19 जूल। ठीक है, देखो क्वेश्चन को करने का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो ए से बी के अंदर जितनी चेंज हुई है, वो चाहे इनिशियल पाथ से हो वो चाहे दूसरे पाथ से हो, वो नहीं बदलेगी। फर्स्ट और सेकंड केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम की है दैट विल बी सेम। तो अगर मैं दूसरे केस में जाऊं, केस 2, तो इसके अंदर du की वैल्यू कितनी होगी, du की वैल्यू होगी आपके पास वही 22.3 जूल। ठीक है, और dq की वैल्यू कितनी होगी, देखो क्या बोल रखा है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, जब सिस्टम हमारा हीट एब्जॉर्ब करता है उसको सबसे पहली बात तो पॉजिटिव लेते हैं, है ना, पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव लगा दो। और 9.35 कैलोरी दे रखा है, तो 9.35 कैलोरी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4.19 जूल से। ठीक है, तो वो जूल के अंदर कन्वर्ट होकर आंसर आ जाएगा, जैसे भी आंसर आया आपको देख लेना। ठीक है, उसके बाद आप वापस सेम ये इक्वेशन लगाओगे थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन, तो आंसर आएगा dq इज इक्वल टू du प्लस में dw। ठीक है, dq की वैल्यू कितनी है 9.35 इंटू 4.19। ठीक है, और बराबर du की वैल्यू कितनी है 22.3 प्लस में dw। ठीक है, अब थोड़ा सा सोल्व करने जाओगे ना तब भी आपको पता चल जाएगा, आंसर तो पॉजिटिव में आ रहा है, क्यों, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 के आसपास आता है, तो 9 से भी थोड़ा सा ज्यादा और ये भी 4 से थोड़ा सा ज्यादा, तो आंसर लगभग 38 कुछ आएगा ना, 38 समथिंग। तो 38 में 22 समथिंग जब माइनस होगा तो आंसर कुछ आ जाएगा 16 समथिंग ना, तो 16.1 के आसपास आंसर आएगा, और वो भी जूल में आएगा। वो कितना आ गया वर्क डन, dw की वैल्यू होगी इतनी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में नहीं बोलता कि वर्क डन बाय द सिस्टम तो भी हमें पता है क्योंकि पॉजिटिव आया।
जब पॉजिटिव आता है तो सिस्टम वर्क करता है, और जब नेगेटिव आता है तो हम सिस्टम पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा वर्क डन बाय द सिस्टम इज 16 पॉइंट समथिंग। ये अप्रोक्सीमेटेड आंसर है, आप चेक कर लेना कैलकुलेशन करके क्या आंसर आएगा, बट दिस इज द मेथड, ये मेथड रहेगा। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही पढ़ने वाले हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका जो लेक्चर है वो थोड़ा और डिले होने वाला है, अभी कल अभी लेक्चर अपलोड नहीं होगा, आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि कब लेक्चर अपलोड होने वाले हैं। तब तक ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं एनसीईआरटी या दूसरी बुक से आप प्रैक्टिस करो, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। राइट, चलो।